कर आदरणीय पाषाण जी का स्वागत करें। गर्व और प्रसन्नता की बात है कि आज हमारे बीच उपस्थित हैं लब्ध प्रतिष्ठित कवि एवं गद्यकार कृष्ण कल्पित जी। कृष्ण कल्पित एक ऐसा नाम जिसके बिना समकालीन हिंदी कविता की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। आपकी बेबाक कहन शैली और भाषा का सहज व बोधगम्य प्रयोग प्रशंसनीय है। आपकी कृतियां भीड़ से गुजरते हुए एक शराबी की सूक्तियां, कोई अछूता सबद, बागे बेदिल और हिंदी का काव्य शास्त्र, कविता रहस्य पाठकों में अत्यंत लोकप्रिय रहे हैं। ऋतिक घटक पर आपकी डॉक्यूमेंट्री एक पेड़ की कहानी काफी चर्चित रही है और आपकी रचनाओं का अनेक भाषाओं में अनुवाद प्रायः होता रहता है। हम निवेदन करेंगे प्रीति पांडे जी से वे आएं और उत्तरीय प्रदान कर आदरणीय कृष्ण कल्पित जी का स्वागत करें। बहुत कम नदियों को उनके उद्गम से जानता हूँ, बहुत कम जंगलों को जानता हूँ वनस्पतियों से, बहुत कम मरुस्थलों को उनकी रेत से जानता हूँ, बहुत कम जानता हूँ मैं स्त्रियों को उनके घावों से, पुरुषों को उनके अभावों से और शिशुओं को उनके भावों से। यह भावपूर्ण ईमानदार स्वीकारोक्ति है कोलकाता के प्रतिष्ठित कवि, समीक्षक एवं कथाकार नीलकमल जी की कहन की सटीकता, सोच की तार्किकता और व्यक्तित्व की निर्भीकता सराहनीय है। हम निवेदन करेंगे दीपक ठाकुर जी से कि वे यहाँ आए और उत्तरीय प्रदान कर आदरणीय नीलकमल जी का स्वागत करें। हमारे बीच उपस्थित हैं आदर्श शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित प्रोफेसर नीरज कुमार सिंह जी। प्रोफेसर नीरज कुमार जी दुर्गापुर में हिंदी के अध्यापक हैं और आपने पाषाण जी की कविताओं पर एमफिल किया है। उनके कृतित्व पर आधारित आपका शोध पत्र ध्रुवदेव पाषाण की कविताओं में राजनीतिक चेतना के शीर्षक से संग्रहित है। हम निवेदन करेंगे भरत जी से वे आएं और उत्तरीय प्रदान कर आदरणीय नीरज जी का स्वागत करें। प्रोफेसर रूपा गुप्ता की कमी खल रही है, किसी कारणवश वह उपस्थित नहीं हो पाई हैं, लेकिन क्षमा कीजिए। लेकिन आप सभी गुणीजनों का सानिध्य हमारे प्रयोजन को पूर्ण करेगा, इस आशा के साथ एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। और अब हम निवेदन करेंगे हमारे नीलांबर के संरक्षक, मार्गदर्शक, लेखक, कवि, विचारक आदरणीय श्री मृत्युंजय कुमार सिंह जी से कि वे आएँ और अपने वक्तव्य से हम सबको संबोधित करें। स्वागत है आपका सर। सागर की गर्जना से स्वर मिलाने वाले हमारे श्रद्धेय कवि पाषाण जी, मैं मंच पर हैं हमारे सामने, मैं उनका नमन करता हूँ।
हमारे श्रद्धेय और बड़े ही प्रिय कवि कृष्ण कल्पित जी, नीलकमल जी, नीरज सिंह जी, नीलांबर के सारे नीलांबरी, देवियों और सज्जनों, ये मेरा सौभाग्य है कि आज नीलांबर की तरफ से हम एक ये पहल कर पाए हैं जहां विचारों के ध्रुव और अभिव्यक्ति के पाषाण हमारे अपने कवि ध्रुवदेव मिश्र पाषाण की कविताओं, उनकी रचनाओं पर हम कुछ बातचीत कर सकें, और उसके लिए हमारे साथ बड़े ही योग्य साहित्यकार जुड़े हैं जो उनकी रचनाओं पर आपसे बातचीत करेंगे। मैं केवल दो बात ये कहना चाहता हूँ इन कवि के बारे में। एक तो मेरी स्वीकारोक्ति है कि नीलांबर संस्था को मैं सबसे पहले अपना आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि आज सही में उन्होंने साक्षात परिचय कराया इस युग पुरुष से। हम लोगों का बहुत दिनों से हम सुनते आए थे नाम इनका, लेकिन जिस कारण यूँ से ही हमारी मुलाकात उनसे नहीं हो पाई कभी। बहुत पहले की बात है, पता नहीं आप लोगों में से कितने लोग नीरज सिंह ने निश्चित रूप से उन पर काम किया है, इसलिए उनकी रचनाओं से काफ़ी वाकिफ़ रहे होंगे। मैं ये निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि शायद उतनी रचनाएं हमने नहीं पढ़ी, लेकिन सबसे पहले ध्रुवदेव मिश्र पाषाण जी की कविता से मेरा परिचय हुआ था। एक मेरे हिंदी साहित्य के मित्र दिल्ली विश्वविद्यालय में थे जिन्होंने इनकी कविता मुझे भेंट की थी एक किसी सिलसिले में, किसी हम लोग के एक फंक्शन में। वो कविता थी इनकी अर्चना। ये शायद 1967-68 की कविता होगी। और देवियों और सज्जनों, मैं केवल उसकी 4 पंक्ति से आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप देख लें कि वो 67 और 68 की उसके भाव और विचार और अभिव्यक्ति वो आज भी कितनी समीचीन और कितनी प्रासंगिक है। जिसका उन्वान है, प्रथम बोल है उसके, धुंध है बादल घना है, देखना दर्पण मना है। कविता आगे भी है, आप पढ़ लेंगे, लेकिन उसमें जो अद्भुत एक विरोधाभासी शब्दों को लेकर, जिसको अंग्रेजी साहित्य में लोग जक्सटापोजिशन कहते हैं, ये कला जो मैंने देखी है बहुत कम कवियों में देखने को मिलता है। जैसे कि एक बहुत ही गहरे रंग के फर्श पर कोई हल्के रंग की फर्नीचर लगाकर उसको सजाए। रश्मियां अवरुद्ध पथ में, गति शिथिल आदित्य रथ में, सृजन गिरवी घर प्रलय के इति प्रदर्शित हाय अथ में, है वही शासक के जिसका हाथ शोणित से सना है वही शासक के जिसका हाथ शोणित से सना है। आप इसमें लक्षणामूलक आर्थी व्यंजना देख लें या न्योक्ति कहें, जो कुछ भी कहें, यह अद्भुत उदाहरण है। और छंद की तो बात ही छोड़ दी, उन पर हमारे साहित्यकार जब उनकी चर्चा करेंगे तो बातचीत करेंगे आपसे। पाषाण जी मेरे लिए एक ऐसे कवि हैं जो पढ़े जाते हैं, पढ़वाए नहीं जाते। हमारे यहाँ साहित्य, चाहे वो जो कोई भी साहित्य हो, हिंदी हो, अंग्रेजी हो, और भी कई भाषाएं हैं, बांग्ला हो, ख़ास तौर से सोशल मीडिया के ज़माने में कई बार हमें ऐसा लगता है कि हमसे कविताएं पढ़वाई जाती हैं, लेकिन ये एक ऐसे कवि हैं जिनकी कविताएं पढ़ी जाती हैं और इनको पढ़ने वाले इन्हें खोज खोज कर पढ़ते हैं। इनको मैं कहते नहीं झिझकता, वो रेलवे के ही अधिकारी हैं हमारे महेंद्र ओझा जी, अभी इलाहाबाद में पोस्टेड हैं। हिंदी के साहित्य के विद्यार्थी हुआ करते थे और उन्हीं से पहली बार मेरा परिचय इनकी कविता से हुआ था जब हम लोग यूनिवर्सिटी में थे। वो इनको बारूदी कवि कहा करते थे। तो और इससे मेरा थोड़ा विरोधाभास था। मैं जब 2-4 कविताएं इनकी मैंने पढ़ी तो मैंने कहा ये बारूदी कवि कहना थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है। उनका कहना था कि आप, लेकिन जब फिर मैंने उनको पढ़ा, मैं यही चीज़ कहना चाहता। आज इसी यहाँ कविता जो कोट भी कई लिखी हुई है, निरर्थक है भगवान, और इन्हीं की एक कविता खंडहर में
ये कहते हैं कि वहां पर भी देखिए जक्सापोजिशन कि हमारे वैकुंठ की रक्षा में रोज रोज मेरे नर्क को रचते हुए तुम अमर हो प्रभु। ये आस्था, ये विश्वास, सूरज को पृथ्वी का सूरज कहना, प्रेम का सूरज कहना, उगने की इस अर्चना कविता में अंतिम पंक्ति वही है इनकी, अब न नोचे पाख कोई, अब न रोए आंख कोई, लह लहाए प्रेम का तरु, मत कटे अब शाख कोई, नवल युग को अब समर्पित आज मेरी अर्चना है। यह उत्साह देने वाला कवि, ऐसी कल्पना जिसमें इतनी आस भरी हो, इतना संकल्प भरा हो, उसे मैं बारूदी कवि नहीं कहना चाहूँगा। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि जैसे शुरू में ही मैंने कहा कि विचारों से ध्रुव और अपनी अभिव्यक्ति से पाषाण, तो इस कवि का हम नमन करते हैं, उनका स्वागत करते हैं और साथ साथ उन सारे रचनाकारों और साहित्यकारों का स्वागत करते हैं इस मंच पर, जिन्होंने समय निकालकर नीलांबर को अपना सानिध्य दिया है आज और इस पर चर्चा विमर्श करने के लिए। और हम सारे नीलांबर के सदस्य और यहाँ हमें सहयोग देने के लिए जुटे सारे दोस्तों, देवियों, सज्जनों, आप सब लोग को धन्यवाद देता हूँ कि आप हमारे साथ यहाँ शामिल हुए। एक अंतिम बात और मैं इनके बारे में कह दूँ, ये पाषाण जी उस युग के कवि हैं जब भारत आज़ाद हुआ था, तब था बाल्यकाल होगा इनका, 8-9 साल की इनकी उम्र रही होगी। समाजवाद का सपना लेकर सब कुछ उठे थे हम लोग, और सपने सच होते होते टूट रहे थे और टूटते टूटते बन रहे थे, सच हो रहे थे। इस पूरे काल को इन्होंने अपनी रचनाओं में समेटा है आज तक, और मैं चाहूँगा कि इन सारे रचनाओं पर इनके जो काम इन्होंने किया है, जो लेखनी है इनकी, इन पर बड़ा ही खुला और विशद विमर्श हो। आप सबका स्वागत है, आप सबका स्वागत करते हुए फिर से मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ, अभिवादन करता हूँ नीलांबर के आज के इस सभागार में और आज के इस कार्यक्रम में। धन्यवाद। इस सार्थक वक्तव्य के लिए आदरणीय मृत्युंजय कुमार जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम निवेदन करेंगे नीलांबर के अध्यक्ष आदरणीय यतीश कुमार जी से कि वे मंच पर आएं और उत्तरीय प्रदान करके हमारे संरक्षक आदरणीय मृत्युंजय जी का स्वागत करें। अब निवेदन है यतीश कुमार जी से कि वह हम सबको संबोधित करें। स्वागत है आपका यतीश कुमार जी। मंच पर आसीन अनूठे प्रिय कवि कृष्ण कल्पित जी, कवि हृदय के खुदरंग आलोचक नीलकमल भाई, पाषाण जी पर विस्तृत शोध कार्य करने वाले युवा शोधकर्ता नीरज कुमार सिंह भाई, हमारे संस्था के संरक्षक मृत्युंजय कुमार सिंह जी, अपने नाम से ही कर रहे हैं, हमारे अग्रज कवि आशुतोष जी, शैलेश शांत जी और बहुत सारा पूरा परिवार हमारा जो यहाँ सामने है। इस कार्यक्रम के केंद्र बिंदु के स्वागत के पहले मैं केदारनाथ अग्रवाल की कुछ पंक्तियां याद करने की कोशिश करूंगा कि मैंने उसको जब जब देखा लोहा देखा, मैंने उसको जब जब देखा लोहा देखा, लोहा जैसा तपते देखा, गलते देखा, ढलते देखा, गोली जैसा चलते देखा। आप समझ सकते हैं कि मैं किस कवि से इस कविता को जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। हमारे प्रिय पाषाण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है नीलांबर के इस कार्यक्रम। सर, अगर ये कार्यक्रम नहीं होता तो शायद नीलांबर कहीं कुछ बड़ा चूक जाता, और आज आपकी उपस्थिति ने हमें चूकने से बचा दिया। मैं
थोड़ी सी पंक्ति शंभुनाथ जी की यहाँ पे चुराकर प्रसिद्ध करना चाहूंगा कि जिस राम के प्रश्न पर अयोध्या के साथ पूरा मुल्क थर्रा रहा है, उस राम से कभी पाषाण का जवाब तलब एक नई रामायण गढ़ता है, जिसमें मिथक और यथार्थ पर परस्पर आपस में टकराते हैं और संपूर्ण समय को अनावृत करते हुए। बहुत बहुत स्वागत है परमादरणीय कवि ध्रुवदेव मिश्र पाषाण जी का। आपको और आपकी रचना प्रक्रिया को समझने के लिए मैं तवा शीर्षक की 2 पंक्तियां यहां प्रेषित करूंगा कि चूल्हे पर एक पूरी धरती चढ़ी है, एक पूरी धरती जब तपती है तभी पकती है दुनिया भर की रोटियां, बेशुमार रोटियां। आप इन पंक्तियों से समझ सकते हैं कि कवि की रीच कितनी गहन है, कवि कहाँ तक पहुंच रहा है। और जैसा कि मृत्युंजय जी ने कहा कि ऐसे कवि हैं जिनको स्वयं हम लोग पढ़ते हैं, इन्हें पढ़ाया नहीं जाता। 11 साल की उम्र में बाबा राघव दास के भाषण को जस का तस सुनाकर चकित करने बालक को मैं प्रणाम कर रहा हूँ। कलम के पहले झंडा पकड़ने वाले कवि को लाल सलाम कर रहा हूँ और पहली कृति में ही जो नाटक थी विद्रोह लिखने वाले रत्नाकर को सलाम कर रहा हूँ। सर, घर का बगीचा बेचकर देवरिया टाइम्स निकालने वाले को सलाम। 6 दशक से ज्यादा इस साहित्य को अपनी लेखनी देने वाले को सलाम और कोलकाता को अपनी कविता में दुनिया के गांव को महागांव कहने वाले को सलाम। और पीड़ितों के लिए आप सबको शायद पता हो कि ना हो कि पीड़ितों की मदद के लिए जेल जाने वाले कवि को सलाम। और आज हम हिंदी और चाइना की बात करते हैं और 60 के दशक में ही जिस कवि ने कहा लौट जाओ चीनियों, जिसकी आवाज लगाई, उनको सलाम। क्रांतिकारी बुनावट के कवि जो मैं भी गुरिल्ला हूं और खदेरन की मां रचे, उनकी और क्या क्या इच्छाएं हो सकती हैं, उन सारी आकांक्षाओं को सलाम। बाबरी मस्जिद टूटने से उपजी वाल्मीकि की चिंता और फिर चौराहे को कृष्ण लिखने वाले चिंतित कवि को प्रणाम। और कविता तोड़ती है लिखने वाले कवि जो नए प्रयाण की बात करते हैं, जो नए काल में प्रवेश करने की बात करते हैं, हाथ को मजबूत रखने की बात करते हैं, उन्हें प्रणाम। और अंत में मैं इतना ही कहूंगा कि ऊर्जा के कवि, आक्रोश के कवि, असहमति के कवि, संघर्ष के कवि, प्रतिरोध के कवि, रक्त राग रचने वाले कवि, क्रांति के कवि, आवेग के कवि, हमारे जनप्रिय कवि, जिनकी कविताएं सुलाती दुलारती नहीं बल्कि झकझोरती है, हुरपेटती है और जरूरत पड़ने पर दुलत्ती भी मारती है, ऐसे कवि को कोटि कोटि प्रणाम। इस सटीक वक्तव्य के लिए आदरणीय यतीश कुमार जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नीलांबर के उत्साही साहित्य प्रेमी पाषाण जी की कविताओं का अब पाठ करेंगे, आवृत्ति करेंगे। तो अधिक समय न लेते हुए हम सबसे पहले मंच पर आमंत्रित करेंगे कवयित्री अनिला राखीजा जी का। अनिला जी, कृपया आप आएँ और पाषाण जी की कविता का पाठ करें। कृपया तालियों से स्वागत कीजिएगा। और चूंकि समय की सीमा है, इसलिए जो भी आवृत्ति करने यहाँ पर आएंगे उनसे निवेदन है कि आप तैयार रहें। अनिला जी। आप सभी को अनिला राखीजा का सादर नमस्कार। हमारे लिए यह अति हर्ष का विषय है कि जिस कविता का वाचन आज हम करने जा रहे हैं उसके रचयिता हमारे बीच हैं, हमारे साथ हैं। और इस बात के लिए मैं नीलांबर कोलकाता का और इससे जुड़े अपने साथियों का तहे दिल से धन्यवाद अदा करती हूँ। पाषाण जी द्वारा रचित प्रस्तुत कविता का शीर्षक है कलम का पक्ष। कलम का पक्ष। तुम कहानी लिखते हो और मैं कविता। तुम कहानी लिखते हो और मैं कविता। कोई है जो तोड़ देना चाहता है
कलम का रिश्ता। अलग अलग चलने वाली कलमें इस्तेमाल की जाती हैं, कभी झाड़ू की तरह तो कभी रिवॉल्वर की तरह। जरूरत से ज्यादा अधिक होते ही आंच फैन के साथ पतीले से बाहर गिर ही जाती है दाल। एक हद तक ही आंच बर्दाश्त कर पाता है कांच। समय की नसों में धड़कना छोड़कर परती जमीन की पपड़ी की तरह जब तल्ख अंदाज में फटने लगते हैं शब्द, तब टूटती है कविता, टूटती है कहानी। रेशा रेशा बिखर जाता है आदमी, बच्चे के हाथ से छूटते डोर आकाश में हिचकोले खाती पतंग की तरह छटपटाने लगती है जिंदगी। कम नहीं चलना पड़ा, कम नहीं चलना पड़ा तुम्हारे पाँव को गांव से शहर तक। जरूर याद होगा तुम्हें पड़ोसी के आंगन में खड़ा तुलसी का बिरवा। भूल नहीं गए होगे तुम दादी से सुनी हुई दानव की कहानी, जिसकी जान बसती थी हीरामन तोते में। कभी तो तोड़कर चुप्पी बताओगे दोस्त, कभी तो तोड़कर चुप्पी बताओगे दोस्त। दादी और हितोपदेश से लेकर काफ्का और कामू के बीच कहाँ है वह एक बिंदु, जिससे फूटते हैं अनेक कोण, जिससे फूटते हैं अनेक कोण। नहीं पूछूंगा मैं तुमसे तुम्हारी पसंद का रंग, नहीं पूछूंगा मैं तुमसे तुम्हारी पसंद का फूल। देखता तो हूँ सारे ही रंगों और फूलों पर ओढ़ाई जा रही है लोहे की चादर। झेलते हुए महानगर का मशीनी दबाव क्यों नहीं बौना हो गया तुम्हारा भी कद? क्यों नहीं सोख पाई महाकाली की जीभ तुम्हारी भी आत्मीयता का खून? इससे बड़ा अचंभा क्या होगा इस देश में? इससे बड़ा अचंभा क्या होगा इस देश में कि बिक नहीं गई तुम्हारी आंखों की रोशनी। जहां जिंदगी गुजारने की पहली शर्त है गैरों को सौंप देना अपने हाथ, अपनी उम्र, अपनी आंखों की रोशनी, अपनी आंखों की रोशनी। सबसे बड़ा सवाल है दोस्त, कैसे फाड़ दें, कैसे फाड़ दें हम कलम के नाम रिवॉल्वर का हुक्मनामा, कैसे फाड़ दें? कविता हो या कहानी, या तो कलम पहचान लेगी अपनी जगह। कविता हो या कहानी, या तो कलम पहचान लेगी अपनी जगह, नहीं तो आदमी की हर जगह छीन लेगी रिवॉल्वर, छीन लेगी रिवॉल्वर। इस प्रभावी और सुंदर पाठ के बाद हम आमंत्रित करेंगे मंच पर जूली जानवी अग्रवाल जी को कि वे आएं और पाषाण जी की कविता हम सबके समक्ष प्रस्तुत करें। जूली जानवी जी, स्वागत है आपका। आदरणीय कवि ध्रुवदेव पाषाण जी को मेरा प्रणाम। आप सभी को मेरा प्रणाम। बहुत खुशकिस्मत हूँ इतने महान कवि के सामने कुछ उनकी कविताओं का पाठ कर रही हूँ। खेत से पहले उगता है बीज का भविष्य किसान के मन में। खेत से पहले उगता है बीज का भविष्य किसान के मन में। फसल बाद में लहलहाती है, पहले लहलहाते हैं आदमी के स्वप्न। कविता में बॉयलर के ताप से गुजरने से पहले तय होता है फौलाद का आकार मजदूर के मन में। क्षितिज पर छाने से पहले अंधेरे के वृत्त से टकराता है सूरज। रोशनी की मार से रवा रवा, रोशनी की मार से रवा रवा टूटता है काला पहाड़। बाढ़ हो या वर्षा, बाढ़ हो या वर्षा,
कभी नहीं बुझता है चेतना का अलाव। नदियों की कल कल सा ध्वनित होता है किरणों का मातृत्व कविता में। नदियों की कल कल सा ध्वनित होता है किरणों का मातृत्व कविता में। हल्की नोक पर हथौड़े का संकल्प, हल्की नोक पर हथौड़े का संकल्प वक्त के नासूर का करते हैं इलाज। हल्की नोक पर हथौड़े का संकल्प वक्त के नासूर का करते हैं इलाज। संभाल कर ऑपरेशन के औजार, गूंजती है परिवर्तन की पहली चाप कविता में। गूंजती है परिवर्तन की पहली चाप कविता में। जिंदगी के रिश्तों को सोने के कफन में दफनाने की साजिशों के खिलाफ भाषा के नए संस्कार गढ़ता है। भाषा के नए संस्कार गढ़ता है आदमी के प्रति आदमी का प्यार। लगातार चलती है आदमी दर आदमी, लगातार चलती है आदमी दर आदमी, आदमी के मुकम्मल होने की तलाश कविता में। बहुत खूब जूली जी। अब हम आमंत्रित करेंगे पूनम सोन छात्रा जी को कि वे आएं और पाषाण जी की कविता का पाठ प्रस्तुत करें। पूनम सोन छात्रा जी, स्वागत है आपका। आज के कार्यक्रम के केंद्र बिंदु आदरणीय पाषाण जी के चरणों में मेरा सादर नमस्कार। सभा में उपस्थित सभी को मेरा सादर अभिवादन। आदरणीय पाषाण जी की कविता शब्द हारते नहीं है, मैं इसका पाठ आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करने जा रही हूं। अनेक से एक, एक से अनेक, एक से एक, अनेक से अनेक की ओर बार बार गुजरते शब्द अनेक में जन्म लेते, एक में ढलते हैं। माहौल में पलते, रचना में संवरते हैं। शब्द समय और समय, लोग और लोग के बीच सेतु होते हैं, जो सभ्यता के पांवों में जंगल की जंजीर पहनाते हैं, जो कविता पर कभी चांदी के कभी आतंक के पहरे बैठाते हैं, जो क्रांति को कानून का मुहताज बनाते हैं। शब्द उनकी हर साजिश से समय को आगाह करते हैं। शब्द शक्ति की नहीं, सिर्फ सत्य की परवाह करते हैं। हवा सो रही सी होती है, पानी थम रहा सा होता है, आकाश की सांस रूंध रही सी होती है। शब्द जमीन से उगकर हवा को गति, पानी को बहाव, आकाश को अस्तित्व देते हैं। औरत पहली बार जब मां बनती है, मर्द जब पहली औलाद का मुंह पहली बार देखता है, गरीब के घर पर जब पहली बार खपरेल चढ़ती है, मजदूर के हाथ पर जब पहली पगार आती है, कई दिनों से भूखे परिवार में जब पहली रोटी तवे पर चढ़ती है, लंबे सूखे के बाद जब पहली फुहार पड़ती है, पड़ती जब पहली बार खेत बनती है, नदी जब चट्टान तोड़ती है। शब्द हरिणों की तरह कुलाचते हैं, पुलक की तरह झलकते हैं,
नई फसल की तरह बल खाते हैं। शब्द सुहाग रात की पहली अंकवार की तरह सिहरते हैं, लहरों की तरह लहराते हैं। हक के नगाड़े पर जब क्रांति की पहली थाप पड़ती है, जुल्म की गर्दन जब इंसाफ की तलवार तनती है, शब्द बिजली की तरह कड़कते हैं, मौत की घाटी में जिंदगी की जय सिरजते हैं। शब्द हर घड़ी हर कहीं जगते जगाते हैं। शब्द शहीद के खून की तरह अंधेरे में रोशनी को रास्ता दिखाते हैं। शब्द कभी नहीं थकते, शब्द कहीं नहीं हारते। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत खूब पूनम जी। और अब हम मंच पर आमंत्रित करेंगे मौसमी प्रसाद जी को। मौसमी प्रसाद जी आप आएँ और पाषाण जी की कविता का पाठ करें। बहुत बहुत स्वागत है आपका मौसमी प्रसाद जी। नमस्कार। मंच पर उपस्थित सभी विद्वजनों को सादर नमन एवं आज हॉल में उपस्थित सभी साथियों को, नीलांबर के सभी साथियों को शुभ संध्या और सादर नमन। आज की जो मेरी कविता है, कवि ध्रुव देव मिश्र पाषाण जी पर उपस्थित है और शीर्षक जो है दूब। ओस और धूप पीती तपती सूरज के साथ, चांद की किरणों को भरती अंकवार, सहती ओला पानी न करती उफ, न तोड़ती परिधि न बनती हासिया, न बहुत ऊपर उठती न बहुत गहरे धंसती, न छोड़ती सतह का साथ, न थामती रात न मानती हार। झेल लेती हर अंधर हर तूफान, न फैलाती हाथ न झुकाती माथ। पर्यावरण की पहरेदारी करती है दूब। किलदार जूते पहने हों या नंगे हों, चिकने हों या खुरदरे, गुदगुदे हों या बिवाईदार, दुलराती हर पांव रचती प्रतिरोध का नया पाठ। रौंदने वालों की आंखों को पहुंचाती घनेरी पीर। पाकर हवा का साथ बहादुरी दिखलाती है धरती की दुलारी बेटी दूब। वाकई मनाती है जिंदगी की जीत का जश्न। पत्थर पत्थर जम जाती हुई दूब। सृष्टि की गोद में प्रकृति की स्वयंभू संभावना होती है दूब। पतझड़ का उत्पात हो या बसंत का वैभव, हर कुछ धरती के आंचल में सहेज लेती है। हर कुछ धरती के आंचल में सहेज लेती है दूब। धन्यवाद। बहुत खूब मौसमी जी। और अब हम मंच पर आमंत्रित करेंगे युवा कवि अजय सिंह जी को कि वे आएं और पाषाण जी की कविता का पाठ करें। अजय सिंह जी, स्वागत है आपका। आज के इस कार्यक्रम के केंद्र बिंदु आदरणीय कवि
ध्रुवदेव मिश्र पाषाण जी को प्रणाम करते हुए मैं उनकी कविता युद्ध का पाठ आप सबके सामने प्रस्तुत करता हूँ। जब खेतों की कोख में पलता रहता है नई फसल का भ्रूण, भट्ठियों में खदबदाता रहता है फौलाद, खानों में काला रहता है सोना और अमृत बरसाता रहता है पसीना, तभी कीमतों को पक्ष में बनाए रखने के लिए अखबार के पहले संस्करण की डमी की तरह दुनिया के अयास दिमागों में जन्म लेता है युद्ध और जहर बरसाने लगता है आकाश। ऐसे तमाम युद्धों में मेरी ओर होने के बहाने दुश्मनों के अनुकूल मोर्चे बनाते रहे तुम, और मैं मोहाक्रांत स्वजनों को नरभक्षियों की मांदों में देखते जाता रहा चुपचाप। प्यास की परतें तब्दील होती रही गुस्साओं के व्यूह में, कायर उम्र के कवच में छिपते रहे, और टावर के शीर्ष पर पहुंचने के लिए तुम कुछ मासूम लोगों को सीढ़ियां बनाते रहे। महत्वाकांक्षाओं की गंध से पागल कूट पुरुष के साथ मिलकर तुमने 7 समंदर पार बसे महाप्रभु की तिजोरी में बंद रखकर विवेक, निहायत ईमानदार लोगों की यूसा की आंखों पर बांधकर पट्टी बना डाला आत्महंताओं का गिरोह, जो बाहर से ही नहीं अंदर से भी यूथ थे। सादगी उनके गले की फांस बन गई, सादगी उनके गले की फांस बन गई। दोषहीनता के दंभ और सही आदमियों की निरीहता के बावजूद यहाँ न कोई भीम है न कोई धृतराष्ट्र। हत्याएं दफन होकर भी खामोश न हुई, और तुम हत्याएं दफन होकर भी खामोश न हुई, और तुम पाँव फटने की खबर पाते ही रास्ते की खाइयां लाशों से पाट कर चले गए कूट पुरुष के साथ महाप्रभु के देश जा रहे जहाज में। अंधा ना होकर भी युद्ध के महत्वपूर्ण क्षणों में उधार की आंखों से देखता हुआ मैं इस लायक भी ना रहा कि सलीके से सजा पाता अपनों की चिता। तुम्हारी घिनौनी साजिशों के बावजूद ना रुकी, अंधेरे से प्रकाश की ओर बढ़ते छापामारों की जय यात्रा। अभावों के बीच सीखी है उन्होंने जख्मों का लहू चाट कर लड़ने की कला। अभावों के बीच सीखी है उन्होंने जख्मों का लहू चाट कर लड़ने की कला। धन्यवाद। बहुत खूब अजय जी, बहुत सुंदर प्रभावी पाठ कविता का। और अब हम आवृत्ति के लिए आमंत्रित करेंगे कोलकाता की प्रसिद्ध शायरा कवियत्री रौनक अफरोज जी से कि वे आएँ और पाषाण जी की कविता का पाठ करें। बहुत बहुत स्वागत है आपका रौनक अफरोज जी। नमस्कार। ये हमारी खुशकिस्मती है कि नीलांबर ने इतने खूबसूरत और इतने गुणी कवि को चुना है आज के लिए, और उनकी कविता का पाठ करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। शीर्षक है सिर्फ उसके खिलाफ। उसके पांव जहाँ भी पड़ते हैं अंकुर कुचल जाते हैं, उसके हाथ जिधर भी पड़ते हैं पंखुड़ियाँ मसल जाती हैं, उसकी नज़रें लगती हैं वनस्पतियाँ मुरझा जाती हैं, उसकी जब भौहें तैरती हैं फसलें पाला खा जाती हैं, उसका कारवां आकाश में उड़ता है, चिरायंद की बारिश होने लगती है, उसका काफिला नदियों में तैरता है,
जहर की धारा बहने लगती है। वो मुस्कुराता है, बाकी होठों पर मुर्दनी छा जाती है। वो खिलखिलाता है, दिशाएं रोने लगती हैं। वो बोलता है, बाकी जुबानों पर ताले लग जाते हैं। वो झांकता है, पड़ोसी दरवाजे बंद होने लगते हैं। उसकी सांसों का सिलसिला हवा में मृत्यु गंध छोड़ता है। उसका गुस्से से कसमसाना दुनिया भर की हरियाली को आग और आंधी की खुराक बनाता है। वो जोर से उच्चारता है, प्रजातंत्र। तमाम संसदें बूचड़खाने में तब्दील होने लगती हैं। वो जोर से उच्चारता है दूसरा शब्द, मानवता। धरती की नस नस में फटने लगती है बारूदी सुरंगें। फिर वो जोर से उच्चारता है तीसरा शब्द, स्वतंत्रता। भाषा के पाखी पिंजरों में बंद होने लगते हैं। वो जोर से उच्चारता है चौथा शब्द, भाईचारा। स्कूलों से अगवा होने लगते हैं बच्चे, फैक्ट्रियों में मरने लगते हैं मजदूर। वो जोर से उच्चारता है पांचवा शब्द, दया। दुनिया भर के अस्पताल बनने लगते हैं कब्रगाह। अनाथालयों में तोड़ मरोड़ कर जिस्म सड़कों पर बिखेर दिए जाते हैं। थमाकर कटोरे आदमी नुमा कंकालों की भीड़ वो जोर से उच्चारता है छठा शब्द, सौंदर्य। बिजली की गति से गायब कर दिए जाते हैं घोंसले। बाशिंदों के साथ शहरों से झोपड़े और दरख्तों से घोंसले। वो लेता है एक उत्तेजक अंगड़ाई और उच्चारता है सातवां शब्द, प्रेम। शुरू हो जाती है पुलिस और फौज की प्रेम यात्राएं। युवतियां लगाने लगती हैं कुओं में छलांगे। कूड़ों पर मिलने लगते हैं कपड़ों में लिपटे जिंदा भ्रूण। और अब आखिरी बार चीखता है वो, न्याय। लिखने लगते हैं फौज के दांत और नाखून, मेहनत और मोहब्बत की पीठ पर आदमखोर संविधान की धाराएं। मेरे धरती के लोगों, आज भी याददाश्त का मुंह चिढ़ाते हैं हिरोशिमा और नागासाकी, लमुम्बा और नेरुदा, पाणिग्रही और शशांक, बेंजामिन और पाश के हत्याकांड। याद करो भगत सिंह और हो ची मिन्ह के हौसले, नेल्सन मंडेला और यासिर अराफात के संकल्प। अपने वक्त की जिंदगी और जिंदगी के अंतहीन सिलसिले के लिए फिक्रमंद लोगों, खड़े हो कतार कतार एक आखिरी युद्ध के लिए। खड़े हो कतार कतार एक आखिरी युद्ध के लिए, सिर्फ उसके खिलाफ जो अभी भी रचा सकता है हिरोशिमा और नागासाकी का ध्वंस, बना सकता है धरती के किसी हिस्से को भिंडरवाले का पंजाब, 84 की दिल्ली, 92 का अयोध्या और 2002 का गुजरात और 2002 का गुजरात। शुक्रिया। बहुत खूब। इस प्रभावी आवृत्ति के बाद अब हम मंच पर आमंत्रित करेंगे नीलांबर के वरिष्ठ कवि आदरणीय श्री शैलेश गुप्ता जी को कि वे आएं और मंच पर पाषाण जी की कविता का पाठ करें। स्वागत है आपका आदरणीय शैलेश गुप्ता जी। मेरे लिए ये वास्तव में बहुत सौभाग्य का विषय है कि आज जिस कवि की कविता मैं पढ़ने जा रहा हूँ, न केवल वो यहाँ मंच पर विराजमान हैं, बल्कि उनके निवास स्थान से उन्हें यहाँ तक लाने का सौभाग्य भी मुझे नीलांबर ने दिया, तो जिसके लिए मैं नीलांबर को भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ ऐसे पुनीत कार्य के लिए मुझे चुनने के लिए। और जो कविता मुझे दी गई है, जो मेरे लिए मैंने चयन किया है पढ़ने के लिए, बहुत छोटी सी कविता है लेकिन बड़े भाव हैं और बहुत एक ज़बरदस्त बात कहती है ये कविता
जो शायद अगर आप इसको सीख जाएं, इस कविता को ग्रहण कर दें, तो जीवन में कहीं कोई आपको कष्ट ही नहीं होगा। बड़ी बहुत जबरदस्त बात है, आप सुने। नदी जो मेरे पिता के पसीने से जन्मी थी, नदी जो मेरे पिता के पसीने से जन्मी थी, कितनी वेगवान हो गई है अब तुम्हारे पसीने से जुड़कर। नदी जो मेरे पिता के पसीने से जन्मी थी, कितनी वेगवान हो गई है अब तुम्हारे पसीने से जुड़कर। पहाड़ जो सूरज को पांव नहीं धरने देता था मेरे गांव की धरती पर, पहाड़ जो सूरज को पांव नहीं धरने देता था मेरे गांव की धरती पर, किस कदर धूल धूल बिछ रहा है तुम्हारी आगवानी में। किस कदर धूल धूल बिछ रहा है तुम्हारी आगवानी में। किस कदर चमक रहा है मेरे मन का आकाश तुम्हारी आंखों में। किस कदर चमक रहा है मेरे मन का आकाश तुम्हारी आंखों में। तुम्हारी आहट से खुल रहे हैं क्षितिजों के कपाट। तुम्हारी आहट से खुल रहे हैं क्षितिजों के कपाट। तुम्हारी सांस सांस पर, गौर कीजिएगा, तुम्हारी सांस सांस पर हवाओं में गूंज रही है नए आदमी के हौसले की कविता। तुम्हारी सांस सांस पर हवाओं में गूंज रही है नए आदमी की कविता। तुम्हारे पाँव की गति समय की है, तुम्हारे पाँव की गति समय की है। तुम्हारे बाहों का विस्तार हवाओं का है। तुम्हारे पाँव की गति समय की है, तुम्हारे बाहों का विस्तार हवाओं का है। मैं तुम्हें खूब जानता हूँ, मैं तुम्हें खूब जानता हूँ। तुम्हारे जन्म का स्रोत नहीं अलग है मेरे जन्म के स्रोत से। मैं तुम्हें खूब जानता हूँ, तुम्हारे जन्म का स्रोत नहीं अलग है मेरे जन्म के स्रोत से। फिलहाल अपराजेय हो तुम, फिलहाल अपराजेय हो तुम। तलाशते हुए वर्तमान, तलाशते हुए भविष्य, लगातार जीत रहे हो तुम मेरे हारे हुए मन से लड़कर। तलाशते हुए वर्तमान, तलाशते हुए भविष्य, लगातार जीत रहे हो तुम मेरे हारे हुए मन से लड़कर। काबिले गौर बात है, मेरे हारे हुए मन से लड़कर। वाकई कितना बड़ा हो गया हूं मैं तुमसे हार कर। वाकई कितना बड़ा हो गया हूं मैं तुमसे हार कर। पाषाण जी के इन शब्दों के साथ मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ। तहे दिल से शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद शैलेश जी। और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आवृत्तियों के पाठ को की श्रृंखला को हम मंच पर आमंत्रित करेंगे साहित्यकर्मी स्मिता गोयल जी को कि वे आएं और पाषाण जी की कविता का पाठ करें। स्मिता जी, स्वागत है आपका मंच पर। सभी को नमस्कार। कविता का शीर्षक है ना सही कविता। अगर यह फतवा सही है कि धरती पर ना तो कहीं पानी है और ना ही कहीं प्यार, तो कैसे लहरा रहे हैं साथ साथ सागर? कैसे बचाए रखते हैं भूख प्यास के बावजूद आंखों की चमक माताओं के इर्द गिर्द बच्चे? ना तो किसी की दया है, ना ही कोई चमत्कार कि आकाश की छाया में सुरक्षित है जीवन की धरोहर। रीत नहीं गया आज भी प्यार का कोश। खुशी खुशी बांट देते हैं लोग हिस्से की रोटी और बदन का खून। जरूरतमंद होठों पर दूधिया मुस्कान के लिए। बड़ी विराट है आकाश की छाया,
बेफिक्र उगते रहते हैं तारे, खिलते रहते हैं फूल, गाछ गाछ फूटते रहते हैं कंचे। हाँ, थोड़ा अधिक गड़बड़ा गए हैं कुछ अधिक चालाक, कुछ अधिक बालिग लोग। उनकी दानिशमंद आंखों को राज नहीं आती पानी और प्यार की गोद में किलकती दुनिया। आदमी से छीन लेने के लिए तारों की छांव और फूलों का पड़ोस मुलतवी कर रहे हैं वे तमाम अच्छे काम। मसलन बच्चों के साथ मुस्कुराना, कंचों के साथ हरियाणा, गजिन बादलों में उगे इंद्रधनुष को सराहती आंखों में तेजाब उड़ेलते दानिशमंदों के खिलाफ मेरे प्राणों में उठती पुकार ना सही कविता, धरती के कंठ की गुहार ही सही, इसे सुन तो लो। रावण के इलाके में सीता का ठिकाना ढूंढते लोगों, इसे सुन तो लो। धन्यवाद। बहुत सुंदर पाठ स्मिता जी। और अब इस श्रृंखला की इस कड़ी का आखिरी प्रस्तुति अनुपमा झा जी से हम निवेदन करेंगे कि वे आएं और पाषाण जी की कविता का पाठ करें। बहुत बहुत स्वागत है आपका अनुपमा झा जी। आप सबको नमन, उपस्थित सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। एक छोटी सी कविता। एक वाह, उगना ही नहीं ढलना भी है उसे, उगना ही नहीं ढलना भी है उसे। हर रोज गोया, हर रोज एक जन्म, हर रोज एक मरण, मगर न रुकता है न ऊगता है, न रुकता है न ऊगता है पूरब की चढ़ाई पश्चिम की ढलाई से। न रुकता है न ऊगता है पूरब की चढ़ाई पश्चिम की ढलाई से। न शिथिल पड़ती है चलने की रफ्तार जिसे हम कहते हैं सुबह, जिसे हम कहते हैं शाम। दोनों है उसके लिए एक समान, दोनों है उसके लिए एक समान। जैसे राज तिलक, जैसे वनवास, निरासक्त रोशनी का सार्थ वाह है वह, ब्रह्मांड का हित साधक। धारण कर चुका है चरवैती का संन्यास मंत्र, चरवैती का संन्यास मंत्र। धन्यवाद। बहुत खूब। तो अभी हम सब ने पाषाण जी की खूबसूरत कविताओं का, प्रभावी कविताओं का रसास्वादन किया और अनुपम काव्य आवृत्तियों के साथ ही हमारे कार्यक्रम का यह प्रथम सत्र समाप्त होता है। द्वितीय सत्र जो कि संवाद सत्र है, इसके संचालन के लिए हम मंच पर आमंत्रित करेंगे इस कार्यक्रम के संयोजक एवं वरिष्ठ साहित्यकर्मी आदरणीय विमलेश त्रिपाठी जी का। विमलेश त्रिपाठी जी, आपका यहाँ स्वागत है और मंच पर उपस्थित सभी आदरणीय अतिथिजनों से हम अनुमति चाहेंगे, हमें अनुमति दीजिएगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद रचना जी। मंच पर आसीन सभी लोगों को प्रणाम करते हुए और सभागृह में जो लोग उपस्थित हैं उनका अभिवादन करते हुए संवाद सत्र का यह कार्यक्रम मैं शुरू करने जा रहा हूँ। दो शब्द मैं कहूँगा। पाषाण जी पर आने से पहले धर्मवीर भारती की एक कविता मुझे याद आ रही है कि तुम नहीं हो
मैं अकेला हूं मगर यह तुम ही हो जो टूटती तलवार की झनकार में या भीड़ की जयकार में या मौत के सुनसान हाहाकार में फिर गूंज जाती हो। और मुझको ढाल छूटे कवच टूटे हुए मुझको फिर तड़प कर याद आता है कि सब कुछ खो गया है, सब कुछ खो गया है, दिशाएं, पहचान, कुंडल, कवच, किंतु शेष हूं मैं, युद्धरत मैं, तुम्हारा मैं, तुम्हारा अपना अभी भी। इसीलिए तलवार टूटे, अश्व घायल, कोहरे डूबी दिशाएं, कौन दुश्मन कौन अपने लोग, सब कुछ धुंध धुमिल, किंतु कायम युद्ध का संकल्प है अपना अभी भी, क्योंकि है सपना अभी भी, क्योंकि है सपना अभी भी। इस सपने को आज भी बरकरार रखे हुए इस उम्र में भी सृजनशील लगातार मैं देखता हूँ कि कोई एक घटना घटती है, कहीं कुछ होता है और पाषाण जी की एक कविता वहाँ पर फेसबुक पर लग जाती है। मैं जानता हूँ कि वे फेसबुक अपने से नहीं चला पाते। उन्होंने कहा भी था कि मैं अपने किसी पोते या किसी की सहायता से वे लिखते हैं, लेकिन इतना सजग कवि सिर्फ कोलकाता का कवि नहीं हो सकता। पाषाण जी सिर्फ कोलकाता के कवि नहीं हैं, वह देश के कवि हैं, वे दुनिया के कवि हैं। और ये दुनिया का कवि आज भी सृजनरत है, यह हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है। और लगातार यह कवि और आगे सृजनरत रहे, इसके लिए हम सभी यहाँ उपस्थित हुए हैं। यह ऐसा कवि है जो खुद कहता है कि मेरी शिराओं में प्रवाहित रक्त उस धरती का है जिसकी नाभि का अमृत कभी चूकता नहीं। तो पाषाण जी के नाभि का अमृत अभी तक चुका नहीं है, इंशाअल्लाह चुकेगा भी नहीं। और भी बहुत सारी बातें हैं जो पाषाण जी के लिए कही जा सकती हैं। बहुत सारी बातें पहले के हमारे संरक्षक मृत्युंजय जी ने, यतीश कुमार ने, रचना शरण ने और इतनी सारी कविताओं के मार्फत हम जान गए होंगे कि इस कवि की ताकत कितनी है। यह जरूर है कि कवि को उस तरह का सम्मान, उस तरह का स्थान नहीं मिला जो इनके समकालीन बहुत सारे कवियों को मिला। राम निहाल गुंजन अपने एक संस्मरण में कहते हैं यही बात कि पाषाण जी को वह स्थान नहीं मिला, वे थोड़े उपेक्षित रहे। और इसका कारण ये है कि पाषाण जी हमेशा विज्ञापन से दूर रहे। एक कवि के लिए विज्ञापन की तरफ जाना और एक कवि के लिए पूरी प्रतिबद्धता से सृजन करना, पूरी ईमानदारी से अपने रचना कर्म में लगे रहना। मैं आपसे पूछता हूँ कि कौन बड़ा कवि है? वह जो विज्ञापन कर रहा है और विज्ञापन करके एक स्थान, एक जगह बना लेता है, या वह कवि जो चुपचाप ईमानदारी से प्रतिबद्धता के साथ अपने रचना कर्म में संलग्न है? निश्चय ही पाषाण हमारे लिए बड़े कवि हैं। मैं अधिक न कहते हुए सबसे पहले इस सत्र में नीरज कुमार सिंह हमारे बीच हैं। उन्होंने पाषाण जी की कविताओं पर एमफिल किया है और उनकी बातें सुनना हमारे लिए सचमुच एक नया अनुभव होगा, बहुत दिलचस्प होगा। मैं बहुत ही आदर के साथ
डॉक्टर नीरज कुमार सिंह को आमंत्रित कर रहा हूं कि वे आएं और पाषाण जी की कविताओं पर अपना वक्तव्य रखें। नीरज कुमार सिंह। हेलो, आदरणीय उपस्थित कवि ध्रुवदेव मिश्र पाषाण जी, कवि कृष्ण कल्पित जी, नीलकमल जी और उपस्थित विविध साहित्य प्रेमी और विविध शिक्षकगण और साहित्य प्रेमी, आप सभी के प्रति और नीलांबर जिससे मुझे पहली बार जुड़ने का मौका मिला है, उनके प्रति भी मैं अपना आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे कुछ कहने का मौका दिया और यहाँ आमंत्रित किया। पाषाण जी के बारे में कहने से पहले मैं कुछ बातों पर गौर करवाना चाहूंगा, क्योंकि बात 2012-13 की है। कुछ मेरे व्यक्तिगत अनुभव पाषाण जी के साथ रहे, जिसकी वजह से मैं उनकी तरफ आकर्षित हुआ। जिस समय हम लोग मास्टर्स कर रहे थे, एकेडमिक स्तर पर चूंकि चर्चा विशेष न होने से एक रिक्त स्थान रह जाता है और लोग उसकी तरफ प्रवृत्त नहीं होते कि इन पे भी काम हो सकता है या ऐसा कुछ, क्योंकि सभी उन्हीं लोगों को पकड़ते हैं जो सिलेबस का पार्ट होते हैं। ये हम लोगों के, क्योंकि इसका एक सबसे बहुत ही लोगों की आदत है कि पूर्व पीठिका पे चलने की आदत है हम लोगों की, कि कोई रेफरेंस बुक नहीं मिलेगा तो काम नहीं कर पाएंगे। ये हमारे अकादमिक स्तर के पढ़ाई की सबसे बड़ी खामी भी है। अब इसको खामी कहें या क्या कहें समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन सभी चाहते हैं कि कुछ मिल जाए तो जल्दी जल्दी पढ़ के निकल जाया जाए, डिग्री मिल जाए। जो हमारे पाठ्यक्रम से जुड़े हुए पढ़ाई की जो सबसे बड़ी खामी मुझे जान पड़ती है, मेरे व्यक्तिगत अनुभव है, और कोई ऐसे लोगों पे काम नहीं करना चाहता जो जिनकी रचनाएं सर्वभारतीय तो हैं और समाज के एक वर्ग को एक स्तरबद्ध रूप में उठाती भी हैं, लेकिन सिर्फ इसलिए कि दूसरे नहीं कर रहे हैं तो हम क्यों चाहें, क्योंकि सिलेबस में नहीं है ना। उपेक्षा का एक कारण यह भी रहता है हमारे पास कि सिलेबस कमेटी जो बना दी बस वही लेखक हैं, बाकी लोग लेखक नहीं हैं, बाकी लोग कवि नहीं हैं। ये सोचने की बात है। उनकी उपेक्षा का भी सर बोल रहे थे, मैं उनको सुन रहा था कि वो उपेक्षा के पात्र हो गए। उपेक्षित मुझे नहीं लगता कि रहे, लेकिन एकेडमिक स्तर पर चर्चा का विषय न होने की वजह से उस तरह से नहीं आ पाए जितना आना चाहिए था। क्योंकि इनके ऊपर काम करते हुए इनकी एक लंबी इंटरव्यू भी मैंने ली थी, लगभग 16-17 घंटे की 9 सीटिंग हुई थी हमारी, आज भी मुझे याद पड़ रहा है। और उनके कविता की रचनाशीलता और पश्चिम बंगाल के साहित्य पर उनकी जब आंतरिक और गंभीरता पूर्वक जब दृष्टि मुझे प्राप्त हुई, तब लगा कि नहीं, लिखना चाहिए। लगभग स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जितने भी परिवर्तन हुए भारतवर्ष में, उन सभी की एक परिपाटी पाषाण जी के पास हमें मिलती है, चाहे वो जिस भी रूप में हो। आप कहेंगे ये किस किस रूप में मिलेगा पाषाण जी की रचनाशीलता, क्योंकि एक मार्क्सवादी कवि, हम लोग एक्चुअली चौखटा खोजते हैं कि किसी कवि को हम किसी चौखटे में फिट कर दें, ये मार्क्सवादी हैं या अस्तित्ववादी हैं। लेकिन पाषाण जी की रचनाशीलता को जब देखा गया
तो एक ही कवि जब नक्सलवाड़ी आंदोलन से जुड़ करके लिख रहा है 67-68 की घटना के बाद, वही कवि हवा भरी गांव में लिख रहा है, और वही कवि मनुष्य के अस्तित्व की जुझारूपन को भी लिख रहा है, तो लगता है कि विरोधाभास है। लेकिन ऐसा नहीं है। कवि को आप किसी फ्रेम में नहीं बांध सकते, चौखटे में। हमारी आदत है कि चौखटा बना के रख दिया है हम लोगों ने और वहां फिट कर देते हैं। और पाषाण जी तो रचनाशीलता के कम से कम 8 से 9 आयाम हमको प्राप्त होते हैं 1960 के बाद। 1955 से ही उन्होंने लिखना शुरू कर दिया था, और उनके हर 3 या 4 साल में एक नया स्वरूप हमारे सामने उपस्थित होता था। हम उनके साहित्य का जब अनुशीलन करेंगे तो कहीं ना कहीं हमको मिलेगा। कुछ रचनाएं उनकी अप्राप्य रही थी, मुझे भी बहुत समस्या पूर्वक मैंने उसको जुटाने में तकलीफ हुई थी, लेकिन जब वो मिली तो लगा कि नहीं, बहुत सारी चीजें छूट गई हैं अभी भी। जब लिखना शुरू किया तो अकादमिक्स का कुछ दबाव होता है कि इतने ही पन्नों में लिखना है, अब बढ़ता जा रहा है, घटाएं कैसे? लास्ट में घटा घटा के 300-400 पन्नों में उसको समेटा गया। वरना इतने रचनाशीलता, क्योंकि एक कवि दूसरे कवियों पे भी लिख रहा है, उस समय के रचनाकारों पे भी लिख रहा है, उस समय के परिवेश पे भी लिख रहा है, उस समय के परिवेशगत तथ्यों को भी अपने साहित्य में उजागर कर रहा है। इसके साथ साथ अपनी मनोदशा का चित्रण भी कर रहा है कि उसकी अनुभूति क्या है इस घटना पे, वो क्या चाहता है। साहित्य हमेशा एक नवीन दृष्टि देने के साथ साथ ये भी कहता है कि होना क्या चाहिए। सिर्फ यथार्थ को उजागर कर देना हमारी समस्या नहीं है। यथार्थ के आगे, उस यथार्थ को जीना और उस यथार्थ से आगे एक नवीन राष्ट्र और देश की परिकल्पना करना भी एक कवि और लेखक का दायित्व होता है। पाषाण जी के साहित्य में हमें मिलता है। उनकी रचना में सबसे पहले तो सर खुद कह रहे थे कि इनको जिन्होंने प्रभावित किया था वो कन्हैयालाल शुक्ल जी थे। इनके जो प्राइमरी के शिक्षक थे उन्होंने उनको प्रभावित किया, और कहीं ना कहीं इनके शिक्षक की भूमिका रही थी। सर अपने इंटरव्यू में खुद इस बात को स्वीकार करते हैं। और दूसरी बात, विद्रोहिता का जो स्वर इनकी कविता में है वो दूसरे कवियों से हटकर है। अगर हम इस चीज पे गौर करें, जैसे कि 1955 के बाद भारत स्वतंत्र हो गया, बहुत सारे लेखकों ने इस पे कविताएं लिखी, बहुत सारे लेखकों ने अपनी रचनाएं भी लिखी। इसी समय विभिन्न तरह की कविता आंदोलन जन्मे, बीट कविता, युत्सावादी कविता और न जाने कितने, जिसकी कोई उपादेयता नहीं थी समाज के प्रति। उस दौर में भी इनकी कविता की जमीन की ही कविता थी, जो जमाने से दो हाथ करना जानती थी। इनकी रचनाओं में मूलतः उस समय 3 तरह की विचारधारा का प्रभाव दिखता है। पहली मात्सेदुंग की, दूसरा नक्सलवाड़ी आंदोलन की, और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण समाजवादी जो आंदोलन चल रहे थे उन सब का भी प्रभाव मिलता है। इन्होंने समाज से तो जुड़ के लिखा, लेकिन व्यक्तिगत तौर पे भी इन्होंने कई तरह की रचनाएं हमारे सामने उपस्थित की, जिसमें जब ये देवरिया छोड़ करके कलकत्ता आते हैं तो इनको अपने गांव की याद सताती है। कोई भी व्यक्ति जब अपने गांव को छोड़ के आता है तो उसको अपने गांव की तो कुछ बातें जो बीत गई हैं मानस में आती हैं, बहुत उधम मचाती हैं। कुछ बातें गोरी हैं, कुछ बातें काली हैं, बातें रंग बिरंगी है, पनघट की बातें हैं, चौराहों की बातें हैं। कहीं ना कहीं उनको अपने गांव की भी याद आती है। कवि अपने व्यक्तिगत तौर पर परिस्थितियों से लड़ रहा है, क्योंकि यह पाषाण जी का संक्रमण काल रहा, उनके लेखन का संक्रमण काल था, जब वो एक गांव से कलकत्ता की ओर अपने कर्म भूमि बनाने के लिए लौट रहे हैं, और यहां के आकर के वो कलकत्ता के हो गए। और इन्होंने लिखा, मेरा प्यारा शहर कोलकाता।
और कोलकाता पे इनकी बहुत अच्छी कविता है और ये प्रमाणित करता है कि ये ना अपने जन्मभूमि को भूले हैं ना अपनी कर्मभूमि, दोनों से इनका जुड़ाव बहुत जबरदस्त है और आंतरिक रूप से ये जुड़े हुए हैं। कवि इस समय वैयक्तिकता से जुड़ा हुआ है, धीरे धीरे सामाजिकता की ओर अग्रसर हो रहा है और अपने ग्रामीण परिवेश को याद करते हुए शोषण के स्वरूप का भी उद्घाटन इन्होंने कविता में किया है, जिसके कई रूप इनके कविताओं में मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि इनको जीवन से कोई शिकायत है, ये खुद कहते हैं कि जीवन से मुझे कोई शिकायत नहीं है, शिकायतें वहां पैदा होती हैं जहां बहुत उम्मीदें पाल ली जाती हैं। और ये उम्मीद इन्होंने कभी किया ही नहीं, जिसकी वजह से ये अपने रचनाशीलता के नवीन आयामों को दे सके हमारे सामने। उम्मीद करने से तकलीफ होती है कि मैं ये लिखूंगा तो मेरे संग ये ऐसा होगा, वैसा होगा, मुझे ये सम्मान मिलेगा। ये इस चक्कर में कभी पड़े ही नहीं। लिखना इनका काम था, आज भी लिख रहे हैं, आगे भी लिखेंगे। और उन्होंने नक्सलवाड़ी आंदोलन के स्वरूप को उठाया। कैसे? जिस तरह से बंगाल का नक्सलवाड़ी आंदोलन, इसके बारे में बहुत सारी कविताएं उस समय भी लिखी गई थी और उन्होंने इस भयानक पृष्ठभूमि की चर्चा की है। और गांव में जो शोषण का रूप है, स्वतंत्रता के बाद कुछ बदला थोड़े, डिजिटाइज हो गए हम। शोषण का रूप सोशल नेटवर्किंग पे साइट पे चला गया और डेटा एनालिटिक कंपनियां बेच बेच के उसको बर्बाद कर रही हैं आज हमारे प्राइवेसी को। लेकिन शोषण तो वही है, हमारे ब्रेन वॉश किया जा रहा है। उस समय गांव में सीधे सीधे होता था, अब सीधे सीधे नहीं बल्कि डिजिटाइज फॉर्मेट में हो रहा है। इन्होंने उसी गांव का चित्र उपस्थित किया है कि किस तरह से सभापति की भैंस गन्ना तेरा रौंद गई, तूने क्यों हाँक दिया, डंडे से मारा क्यों, और फिर गुस्से से नकुरा फुनकाए क्यों। सभापति भड़काऊ है, जन्म से तू छोटा है, लाठी खा, जूते खा, मर जा या जिंदा रह, पांव के नीचे रह, ज्यादा ऊपर मत उठना। कविता इनकी किस तरीके से शोषण को दिखाती है ये समझ में आता है। यही वजह है कि कवि कहता है कि सिर्फ लेखन के तौर पे लिखना उनका काम नहीं है। जब क्रांति की बात आती है तो अभी सर ने कहा कि सर ने लोगों के लिए, पाषाण जी जेल तक गए थे, तो खुद भी इनका कहना है कि सिर्फ क्रांति की बात कविताओं में लिखूं और कभी क्रांति की बात आने पर प्रत्यक्ष रूप से जब लड़ना पड़े तो मैं भाग जाऊं, ऐसा नहीं है। ये क्रांति की बात आने पर उसके लिए स्वयं को खुद खड़ा करते हैं और उसको स्वीकार करते हैं। और इसमें अकेले होने पर भी ये रुकना नहीं चाहते, अकेला चलोगे बाकी लोग जुड़ ही जाएंगे। इसीलिए कहते हैं उत्साह खोना व्यर्थ, अकेले भी पढ़ो यदि, सोच लो यह बात, जान लो यह तथ्य, एक ही जिंदगी बहुत है जंगल जलाने को। कहीं ना कहीं कवि की प्रतिबद्धता शोषित दलित किसानों और मेहनतकश लोगों के प्रति है। भाई, किसानों का शोषण करके देश ने कभी उन्नति किया है? आप चाहे जितने कानून ले आइए, अंत में तो जीत किसानों की ही होगी। यह अलग बात है कि तब की परिस्थितियां आज की परिस्थितियां अलग हैं, लेकिन शोषण तो तब भी था और शोषण तो आज भी है। तब शोषण सीधे होता था, अब बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां किसानों का समर्थन मूल्य के लिए मारामारी करती हैं। पैसे वाले लोग क्या एक दिन नोट खाएंगे या पैसा खाएंगे? किसान अगर हमारे लिए अन्न ना पैदा करें तो सिर्फ बड़ी कंपनियों को देने के लिए। तो कहीं ना कहीं किसानों के शोषण के अलग, ये मेरे व्यक्तिगत विचार हैं, आप लोग इससे भिन्न रख सकते हैं, लेकिन उस समय भी शोषण था, आज भी है। क्योंकि
उस समय किसानों को सीधे सीधे जमींदार वगैरह लूटते थे। आज किसानों को लॉलीपॉप दिया जाता है कि हम आपकी कर्ज माफी कर देंगे, और कर्ज माफी के बाद एक्चुअली उनके जीवन को बर्बाद कर दिया जाता है। पाषाण जी इस कविता को उस समय के परिवेश में भी प्रासंगिक थी, आज भी प्रासंगिक है, क्योंकि कर्ज माफी के बाद किसान का सिविल स्कोर खराब हो जाता है, उसको दोबारा कभी लोन नहीं मिलता। इसकी तरफ लोगों का ध्यान नहीं है। सभी सोचते हैं माफ हो गया, माफ होने के बाद दोबारा मिलेगा कभी? तो क्या जीवन में एक ही बार वो खेती करेगा? शोषण का रूप बदला है, लेकिन पाषाण जी आज भी प्रासंगिक है। विसंगतियों के बीच युगीन परिस्थितियों के प्रति प्रतिबद्धता इनकी महत्वपूर्ण विचारधारा का एक हिस्सा है। ये मार्क्सवादी तो जरूर है, एक खुद भी कहते हैं कि मार्क्सवादी दर्शन हमारे लिए जरूरी है, लेकिन ये लिखते भी हैं कि मैं ऐसा मार्क्सवादी ना बनूं जो भारतीयता से अलग हो। ये लेनिन में भगत सिंह होने की परिकल्पना को पुष्ट करते हैं, अर्थात वह मार्क्सवाद जो भारतीय हो। जिस मार्क्सवाद को हम मार्क्स से मानते हैं, कहीं ना कहीं पाषाण जी कहते हैं कि अगर भारत में रहना है तो भारत का अपना मार्क्सवाद होना चाहिए। यहाँ की संस्कृति के प्रति इनकी अगाध विश्वास है। यहाँ के लोगों का संस्कृति में यहाँ के लोगों की पहचान छिपी है। कहीं ना कहीं पाषाण जी इसीलिए उस पर जोड़ कर देते हैं। इन्होंने अपनी कविता के एक नए स्वरूप को भी हमारे सामने रखा। आजादी के बाद में कथनी और करनी में काफी वैषम्य था। सबने सोचा था कि हमारा आजादी का सपना पूरा होगा, 20 साल बीत गए, लेकिन कुछ भी नया तो नहीं हुआ, और बल्कि परिस्थितियां विकट होती गई। भाषाई तौर पर हिंदी भाषा को और कुंद किया गया, अंग्रेजी को बैठाया गया। अंग्रेजी से तो विरोध हमारा कुछ नहीं था। इसके अलावा शिक्षा को एक नए तरीके से पॉलिसी के तहत लाया गया और अभ्यर्थना में चीजें की गई। पाषाण जी इस पे बोलते हैं। न सिर्फ पाषाण जी, हम लोग जानते हैं कि रघुवीर सहाय ने लिखा था राष्ट्रगीत कविता, और